हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा मध्यकालीन भारत के इतिहास का ये तीसरा लेक्चर है जिसमें हम गुलाम वंश को देखेंगे जो कि दिल्ली सल्तनत का ये पहला वंश है। चूंकि हम यह महेश सर की एनसीईआरटी पुस्तक से कवर कर रहे हैं और यह प्रश्नों के माध्यम से कवर किया गया है। हम प्रश्न को देखेंगे, जहाँ आवश्यक पड़ेगा कंसेप्ट को भी देखते हुए चलेंगे। इससे हमारे प्रश्न भी तैयार हो जाएंगे और एनसीईआरटी के कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। चूंकि एनसीईआरटी के प्रश्न हैं तो जितने भी प्रश्न हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आज हम गुलाम वंश को देखेंगे जो कि दिल्ली सल्तनत का पहला वंश है। दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश हुए हैं जिसमें प्रथम वंश गुलाम वंश है जो कि 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक चलता है। तो चलिए हम प्रश्नों को देखते हैं, जहां आवश्यक पड़ेगा कंसेप्ट को भी देखते हुए चलेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये जो गुलाम वंश चला था 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक, उसमें गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी जो कि मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था। गुलामों को फारसी भाषा में बंदगां भी कहते हैं। बंदगां, गुलामों को बंदगां कहा जाता था। गुलाम, इन्हें सैनिक सेवा के लिए बाजार से खरीदा जाता था। गुलामों को उसी में कुतुबुद्दीन ऐबक को गौरी के द्वारा खरीदा गया था और बाद में अपने विजित क्षेत्रों को गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक को जो मुल्तान और ये सिंध प्रांत के क्षेत्र थे उनको सौंप के चले गए थे। बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की 1206 ईस्वी में। 1206 ईस्वी में। आगे हम देखते हैं, 25 जून 1206 ईस्वी का 25 जून 1206 ईस्वी को कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक किस स्थान पर किया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक लाहौर में किया गया। तो सबसे महत्वपूर्ण यही है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक 25 जून 1206 ईस्वी को हुआ और वह लाहौर में हुआ और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में ही बनाई थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण, आप इसको याद रखिएगा। आगे हम देखते हैं, अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने साम्राज्य की राजधानी किसे घोषित किया था? जैसे 1206 ईस्वी में तो शासक बन गए और उन्होंने अपना राज्याभिषेक लाहौर में ही करा। अब ये दिल्ली में नहीं आए हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने साम्राज्य की राजधानी लाहौर को ही बनाए रखी। अभी राजधानी दिल्ली नहीं आई है। जो राजधानी कौन दिल्ली लाता है? इल्तुतमिश के द्वारा लाया जाता है। इसीलिए इल्तुतमिश को हम देखेंगे आगे वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। आगे है, यहाँ पे एक नोट है, भारत में तुर्की राज्य के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। तुर्की राज्य का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। तुर्की राज्य किसके द्वारा भारत में स्थापित हुआ? आक्रमण तो बहुत हुए लेकिन जो राज्य स्थापित हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्थापित हुआ जो कि गौरी का एक गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। सुल्तान वो था लेकिन उसने कभी अपने आप को सुल्तान नहीं कहा कि नहीं मैं सुल्तान हूँ। वो तो थे ही कि गुलाम वंश की स्थापना की तो सुल्तान हैं, लोग उन्हें सुल्तान कहते थे, लेकिन उन्होंने खुद को कभी सुल्तान नहीं कहा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने केवल मलिक और सिपह सलार की उपाधि धारण की थी। चूंकि जो गुलाम होते थे वो अपने शासक के प्रति बहुत ज़्यादा ईमानदार हुआ करते थे, तो वो अपने आप को, उसमें से जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे गौरी के साथ थे, तो उन्हें लगा कि हम तो सुल्तान बनने के लायक नहीं है, इसलिए उसने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। उपाधि है, सुल्तान तो वो थे ही लेकिन उपाधि धारण नहीं की, केवल मलिक और सिपह सालार की उपाधि धारण की। आगे देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम अभी और भी चीजें देखते हैं। आगे का प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक को उदारता तथा अत्यधिक दान देने के लिए कौन सी उपाधि दी गई? कुतुबुद्दीन ऐबक को उनकी उदारता के लिए और अत्यधिक दान देने के लिए लाख बख्श भी कहा जाता था। तो लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधि थी। उन्हें लाख बख्श, लाखों का दान करता, अत्यधिक दान करने वाले थे और बहुत उदार थे, बहुत दान करते थे, इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श या लाखों का दान करता कहा जाता था। आगे है, अत्यंत सुरीली आवाज में कुरान पढ़ने के कारण ऐबक को किस उपाधि से नवाजा गया? कुरान को कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बहुत ही सुरीली आवाज में पढ़ा जाता था, तो उन्हें किस उपाधि से नवाजा गया? कुरान खां की उपाधि से। चूंकि कुरान को बहुत ही सुरीले
गायन किया करते थे, इसलिए उन्हें कुरान ख्वां, तो कभी भी आए कुरान ख्वां की उपाधि किसने धारण की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा धारण की गई थी। आगे है, भारत की प्रथम मस्जिद कुब्बत उल इस्लाम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा भारत की प्रथम मस्जिद कुब्बत उल इस्लाम की स्थापना की गई थी। और एक ये भी याद रखिएगा कि कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही बनाया गया था। आगे है, यहाँ पे एक नोट है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया। तो कुतुब मीनार निर्माण प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, जो कि यह एक सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में बनवाया गया था। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा अपने संत एक ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में कुतुब मीनार बनवाया गया, जो कि प्रारंभ कराया गया था। आगे है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई? जब 1206 ईस्वी में उन्होंने भारत में शासन किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की, तो इनकी मृत्यु कब हुई? 1210 ईस्वी में होगी, इसीलिए 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन का शासन रहता है। और कैसे हुई थी? चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। तो कभी भी प्रश्न आए कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? चौगान खेलते समय घोड़े से वो गिर गए। चौगान ऐसे घोड़े को आसपास ऐसे दौड़ाया जाता था और जमीन पे कुछ गेंद हुआ करती थी, उन्हीं को मारा जाता था घोड़े से ही, घोड़े पे चढ़ के दौड़ा के। तो उसी में से एक बार वो गिर गए और उनकी 1210 ईस्वी में मृत्यु हो गई। उस खेल को चौगान खेल कहते थे। आगे है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र आराम शाह को अपदस्थ कर गुलाम वंश का अगला शासक कौन बना? गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उनके पुत्र आराम शाह को भी, वैसे तो चूंकि आगे का सल्तनत ऐसे चलता था कि अलग अलग लोग गद्दी पर शासन किया करते थे, लेकिन ये सब अयोग्य थे। उनके पुत्र कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र आराम शाह को अपदस्थ करके इल्तुतमिश के द्वारा गुलाम वंश पर शासन किया जाता है, जो कि दूसरा महत्वपूर्ण गुलाम वंश का शासक। गुलाम वंश को इलवरी वंश भी कहते हैं, इलवरी वंश भी कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व किस प्रांत का सूबेदार था? जब आराम शाह जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था, उनकी जब उनको मारते हैं इल्तुतमिश, तो उस समय वो किस सूबे के या प्रांत के सूबेदार होते हैं? बदायूं के सूबेदार रहते हैं इल्तुतमिश। इसके बाद वो आराम शाह को मारते हैं और गुलाम वंश के पर शासन करते हैं। तो इल्तुतमिश के जो शासन होता है उसे हम शमसी वंश कहते हैं। जो कुतुबुद्दीन ऐबक या उससे पहले के जो उत्तराधिकारी रहते हैं, जो इल्तुतमिश से पहले के उत्तराधिकारी, और कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के बीच के जो उत्तराधिकारी होते हैं, उन्हें हम कुतवी राजवंश कहते हैं। और इल्तुतमिश से लेके बलबन से पूर्व जितने भी छोटे बड़े शासक होते हैं, उन्हें हम शमसी राजवंश कहते हैं, शमसी राजवंश। और आगे हम देखेंगे, बलबन के बाद बलबनी वंश रहता है। तो 3 महत्वपूर्ण शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जिसने गुलाम वंश की स्थापना ही की थी। इसके बाद इल्तुतमिश मुख्य शासक, इल्तुतमिश के बाद कुछ समय के लिए रजिया सुल्ताना थीं, लेकिन इसके बाद महत्वपूर्ण बलबन। आगे है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। वास्तविक संस्थापक इसलिए चूंकि इल्तुतमिश के द्वारा ही अब तक जो भी कुतुबुद्दीन ऐबक थे या उनके उत्तराधिकारी थे, उन्होंने दिल्ली में कभी भी नहीं आए। उन्होंने शासन लाहौर से ही किया और उन्होंने लाहौर ही अपनी राजधानी बनाए रखा। लेकिन
दिल्ली सल्तनत पर दिल्ली को राजधानी बनाकर सबसे पहले इल्तुतमिश के द्वारा शासन किया गया। तो दिल्ली को राजधानी इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया। लाहौर से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित इल्तुतमिश के द्वारा की गई, इसीलिए इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। आगे एक नोट है, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई तथा बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण की। अभी तक हमने देखा कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। जब सुल्तान की उपाधि धारण की, इसीलिए इसे वास्तविक संस्थापक कई कारणों से माना जाता है, जिसमें एक सुल्तान की उपाधि धारण करने के कारण भी वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को ही माना जाता है। चूंकि बगदाद में खलीफा हुआ करते थे, उनके द्वारा ही एक मुस्लिमों का होता है ना कि अरब में शासन थे, तो सबसे उच्च पद खलीफा ही हुआ करता था। तो किसी को कहीं भी शासन प्रशासन करना होता था तो एक जैसे होता है ना एक गजेट जारी करना, उसी रूप में सुल्तान का एक गजेट जारी हुआ करता था बगदाद के खलीफा के द्वारा। आगे है, इल्तुतमिश ने 40 योग्य तुर्क गुलामों को मिलाकर किसकी बात हो रही है? 40 योग्य तुर्क गुलामों को मिलाकर किस दल का गठन किया गया था? 40 योग्य तुर्क गुलाम किसके द्वारा गठित हुए थे? इल्तुतमिश के द्वारा, जिन्हें हम तुर्क ए चहलगानी भी कहते थे या 40 दल भी कहा जाता था। ये 40 योग्य हुआ करते थे कि कभी भी कोई भी शासन करना हो, प्रशासन करना हो, कोई सेनापति के लिए कोई अधिकारी चुनना हो, तो इन 40 में से ही चुना जाता था। इन्हें 40 अमीर भी कहा करते थे, जो कि योग्य गुलाम ही हुआ करते थे। बाद में बलबन इसी 40 योग्य गुलामों में से एक था, जो कि सत्ता हस्तांतरित कर देता है अपने ऊपर। इसीलिए बलबन इस तुर्क चहलगानी को समाप्त कर देता है कि इनसे तो एक विरोधी दल सामने आ जाता है। तुर्क चहलगानी की स्थापना इल्तुतमिश के द्वारा की गई है। आगे देखते हैं। और इल्तुतमिश शासक कब बना है? 1229 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बनता है और सुल्तान की उपाधि धारण करता है और दिल्ली को राजधानी स्थानांतरित कर देता है। लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित राजधानी इल्तुतमिश के द्वारा की जाती है। आगे है, यहाँ पे एक नोट है कि नसीरुद्दीन महमूद का एक शांत स्वभाव वाला व्यक्ति था। क्योंकि बहुत सारे अयोग्य शासक आते हैं, उसी में से नसीरुद्दीन महमूद एक शांत स्वभाव वाला व्यक्ति था। इतिहासकार सिराज ने दिल्ली का आदम सुल्तान कहा। उन्होंने कहा ये बहुत पुराने सुल्तान हैं। एक होता है ना, जैसे आदम का अर्थ होता है कि जिसमें कोई परिवर्तन की गुंजाइश ही ना हो। कौन थे? नसीरुद्दीन महमूद। दिल्ली का आदम सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद को सिराज के द्वारा कहा गया, जो कि दिल्ली सल्तनत में एक इतिहासकार हुआ करते थे। आगे देखते हैं। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पर किसके शासन काल में आया था? चंगेज खां। चूंकि जब दिल्ली सल्तनत था तो उस समय बहुत सारे आक्रमण भी बाहरी हुआ करते थे, तो एक मंगोल आक्रमण हुआ था जो कि चंगेज खां के नेतृत्व में उत्तर पश्चिमी, चूंकि खैबर और पख्तून दर्रे से ही आक्रमणकारी जो अरबी थे, तुर्की थे या मंगोल थे, सब वहीं से आया करते थे। ये हिंदू कोश जो पर्वत पहाड़ियां हैं, यहाँ पे जो दर्रे हुए वो खैबर पख्तून ये सब दर्रे हैं, वहीं से आते थे, चूँकि हमारे उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में पड़ता है। एक मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां का भारत के उसी क्षेत्र से आक्रमण हुआ था। उस समय भारत पर शासन इल्तुतमिश का हो रहा था। तो कभी भी प्रश्न है, चंगेज खां का जब भारत पर आक्रमण हुआ उस समय भारत पर दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश का शासन था। आगे देखते हैं। एक नोट है, इल्तुतमिश ने भारत में एकता व्यवस्था का प्रारंभ किया। एकता व्यवस्था इल्तुतमिश के द्वारा प्रारंभ किया गया। एकता एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है एकता व्यवस्था, एक अर्थात भूमि को एक अधिकारी होता है,
कोई जैसे भूमि का एक मालिक, उसे हम इक्ता व्यवस्था कहते थे, जो कि पहले दिया जाता था। यहाँ पे एक नोट और है कि भूमि को लेने वाले इक्तादार कहलाते थे, कि एक व्यक्ति को भूमि दे दिया जाता था, जो कि उस समय अगर आप हमें इतना ब्याज देंगे, इतना कर वसूल करके देंगे, राजस्व देंगे, तो आपको इक्तादार बना दिया जाएगा। जैसे हम बाद में देखते हैं कि जमींदार और महलवाड़ी व्यवस्था ये सब आती है अंग्रेजों के द्वारा। उसी समय मुगल वंश में इक्ता व्यवस्था शुरू होती है, वह इल्तुतमिश के द्वारा। आगे है 1236 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? महिला शासिका जो कि इल्तुतमिश की उत्तराधिकारी होती है, वो महिला शासिका रजिया सुल्ताना थी। पूरे दिल्ली सल्तनत में एकमात्र ऐसी महिला थी जिसने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया, वो थी रजिया सुल्ताना, जो कि 1236 ईस्वी से लेके 1239 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर राज करती है। चूंकि एक महिला थी, इसीलिए उस समय, आज भी पुरुष प्रधान समाज है, लेकिन उस समय तो कोई महिला, वो भी मुस्लिम, कैसे शासन कर सकती है? इसके विरोध में लोग ऐसे खड़े हो गए कि इनको कुछ ही वर्षों में अपमानजनक व्यवहार तो किया ही गया, और एक छल के द्वारा या कूटनीति के द्वारा रजिया सुल्ताना की हत्या भी कर दी गई। आगे देखते हैं। जो कि एक योग्य शासिका थी, ये पुरुषों की तरह वस्त्र धारण करके राजमहल में बैठा करती थी, और उस समय तो शायद ये चीज़ें बहुत ही मानने योग्य नहीं थी, जो कि समाज में शायद ही सुटेबल रही हूँ। आगे है, रजिया के सुल्तान बनने के पश्चात गुलाम याकूत को किस पद पर नियुक्त किया गया था? याकूत ही थे जिनके साथ रजिया सुल्ताना का नाम जोड़ा जाता है और उन्हें सत्ता से हस्तांतरित कर दिया जाता है। तो रजिया सुल्ताना के पश्चात गुलाम याकूत को अमीर ए आखूर का पद दिया जाता है। रजिया सुल्ताना के समय गुलाम याकूत अमीर ए आखूर के पद पर रहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको याद रखिएगा। आगे है, रजिया सुल्ताना के विद्रोही अमीरों ने रजिया की हत्या करवाकर किसे दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठाया? जब 1239 ईस्वी में रजिया सुल्ताना की मृत्यु करा दी गई, तो उसके बाद किसे दिल्ली सल्तनत का शासक बनाया? एक अयोग्य शासक बहराम शाह को रजिया सुल्ताना के बाद शासक बनाया गया, जो कि बहुत ही अयोग्य शासक हुआ। अमीर चाहते ही थे, ये वही अमीर हैं जो कि तुर्क चहलगानी के नाम से भी जाने जा रहे हैं, और जो अन्य भी अमीर थे, उन लोग की जब अयोग्य शासक हो गए तो सत्ता में प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी इन्हीं के द्वारा ही सारे निर्णय लगभग लिए जाते थे, बस नाम शासक का, जो कि राजवंश के आधार पर हुआ करता था। आगे है, एक नोट है यहाँ पे, बहराम शाह के कार्यकाल में नायब ए मुमालिकत पद का सृजन किया गया, जिसमें संपूर्ण अधिकार निहित होते थे। संपूर्ण अधिकार नायब ए मुमालिकात में निहित होते थे, और इस पद पर सर्वप्रथम एतगीन को नियुक्त किया गया था। चूंकि अयोग्य शासक होते थे, तो उन्होंने एक ऐसा पद ही बना दिया कि राजा लगभग उसी पद पर जो बैठा व्यक्ति है उसी का कहना मानेगा। तो नायब ए मुमालिकात सबसे महत्वपूर्ण पद था, और सबसे पहले इस पर बैठने वाले व्यक्ति एतगीन थे। आगे है, जो कि उसी 40 सरदारों में से, और जो अमीर हुआ करते थे, उन्हीं में से एक थे। आगे देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बलबन को नायब ए मुमालिकात पद पर नियुक्त किया? नायब ए मुमालिकात पद पर बलबन को, ये वही तुर्क चहलगानी जो कि इल्तुतमिश के द्वारा स्थापित हुआ है, उसी का एक सदस्य है बलबन। शुरू उनके द्वारा किया गया, लेकिन हमेशा नायब ए मुमालिकात पद पर नियुक्त होता था, और ये पद सबसे महत्वपूर्ण होता था। इन्हीं के द्वारा ही लगभग सभी निर्णय लिए जाते थे, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका हुआ करती थी नायब ए मुमालिकात पद की। तो दिल्ली सल्तनत के कौन से ऐसे शासक थे जिन्होंने बलबन को नायब ए मुमालिकात नियुक्त किया था? नासिरुद्दीन महमूद के द्वारा बलबन को नायब ए मुमालिकात बनाया गया था, जिसके बाद बलबन ने सत्ता को ही अपने हाथ में ले लिया बाद में चलकर। आगे है, बलबन को उलूग खां की उपाधि किसने प्रदान की थी?
उलूग खां की उपाधि बलबन के द्वारा धारण की गई थी और उपाधि दी किसने थी? नसीरुद्दीन महमूद ने दी थी, जो कि दिल्ली सल्तनत का एक अयोग्य शासक भी था, जिसके द्वारा बलबन को नायब ए मुमालिकात पद दिया भी गया था। अब बलबन का दबदबा सत्ता में बढ़ता जा रहा है। आगे देखते हैं। दिल्ली का सुल्तान बनने के पश्चात तुर्क ए चहलगानी को किसने समाप्त कर दिया? वही जो उस तुर्क ए चहलगानी से सत्ता में आया है, वो जान रहा है कि अगर हम इसे समाप्त नहीं करेंगे तो इसी में से उठ खड़ा होगा कोई व्यक्ति और हमें दबा देगा। इसलिए बलबन जैसे ही सत्ता पे बैठते हैं, सबसे पहले वो तुर्क ए चहलगानी को, जो 40 अमीरों एवं जो गुलामों का एक ग्रुप होता था, उसे समाप्त कर दिया बलबन के द्वारा। तुर्क ए चहलगानी शुरू इल्तुतमिश के द्वारा किया गया एक रक्षा के लिए, लेकिन बलबन उसी में से था और वो जानता था कि इसमें किस तरीके से व्यक्ति होते हैं और उन्हें कौन से सोच विचार अधिकार हुआ करते थे। तो सबसे पहले बलबन जैसे सत्ता पे बैठते हैं और वो तुर्क ए चहलगानी को समाप्त कर देते हैं। तो कभी भी प्रश्न है, तुर्क ए चहलगानी की स्थापना इल्तुतमिश के द्वारा की गई और समाप्त बलबन के द्वारा किया गया। आगे है, अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौह एवं रक्त की नीति, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी भी कहते हैं, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी भी कहते हैं, वह किसके द्वारा पालन किया गया? जो दिल्ली सल्तनत पर शासक थे। तो लौह और रक्त की नीति बलबन के द्वारा स्थापित की गई। लौह और रक्त की नीति का अर्थ यह हुआ कि या तो सत्ता में कोई इस तरीके से हस्तक्षेप ना करे कि सत्ता किसी भी तरीके से या शासन व्यवस्था किसी तरीके से कमजोर हो। जो साम्राज्य है वह, उस पर एक कठोर नीति का पालन बलबन के द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि अगर किसी पे आपको लगे कि गलत हो रहा है तो आप उसको समाप्त कर दीजिए, उस व्यक्ति को ही। तो कभी भी प्रश्न है, रक्त और लौह की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? बलबन के द्वारा, जो कि एक क्रूरी शासक था। आगे देखते हैं। बलबन के बारे में आप ये कीजिए, जानिएगा कि बलबन 1266 ईस्वी में 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली पर शासन करते हैं। और जो बलबन थे ये इतना क्रूरी था, क्योंकि हम देखते हैं ना, चंगेज खां मंगोल आक्रमण आए थे, इल्तुतमिश के समय में आक्रमण किए थे, वो आक्रमण होते रहते थे। तो जो मंगोलों का आक्रमण था उसका सफल विरोध बलबन के द्वारा किया गया। बलबन ने उसका सफलतापूर्वक विरोध किया और सफल भी रहा उनको भारत में प्रवेश करने से। बलबन के दरबार में, हम आगे यहाँ पे एक नोट है, बलबन प्रथम सुल्तान था जिसने राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसने राजत्व को नियाबते खुदाई का अर्थ यह होता है ईश्वर द्वारा प्रदत्त, तथा राजा को जिल्ले इल्लाही ईश्वर की छाया बताया। उन्होंने कहा जिसके पास राजत्व है, अर्थात जो राजा है वही सर्वे सर्वा है, वो ईश्वर के बाद उसी का स्थान आता है। उन्होंने कहा कि हम ईश्वर के द्वारा भेजे गए हैं, हमारा पद ईश्वर के जस्ट बाद है। इसके दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा है तो सबसे बड़ा ईश्वर है, इसके बाद मैं हूँ सुल्तान। यह पद सबसे पहले बलबन ने अपने आप को कहा कि मैं राजत्व का सिद्धांत अपनाता हूँ, रक्त एवं लौह की नीति अपनाता हूँ। इसी रूप में बलबन ने अपने दरबार में सिजदा और पैबोस, सिजदा का अर्थ होता है सर झुकाना और पैबोस का अर्थ होता है लेट कर पैर छूना या दूर से ही प्रणाम करना, लेकिन पूरा लेट जाना, इसे ही पैबोस कहते हैं। यह सिजदा और पैबोस की प्रथा भी बलबन के द्वारा ही शुरू की गई। चूंकि ये गुलाम था तो उसी 40 सरदारों में से लगता था कि भाई ये कैसे शासक बन सकता है, तो कोई उसे एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं था। तो उन्होंने पूरे राज दरबार में एक प्रथा ही चालू कर दी कि जो भी शासक के सामने आएगा वो सिजदा और पैबोस करेगा, इससे पता चले कि हम शासक हैं और आप सब शासित हैं। चूंकि उसी तुर्क के चहलगानी से आया था तो सबको लगता था हमारे में से ही तो एक लोग गए हैं शासन करने, तो किसी को अपने से बड़ा का एहसास ही नहीं होता था। तो बलबन ने उसीलिए रक्त एवं लौह की नीति भी अपनाई और राजत्व का सिद्धांत भी दिया और अपने आप को जिल्ले इल्लाही भी कहा। उन्होंने कहा मैं ईश्वर की छाया हूँ, और जब कोई सर नहीं झुकाता था या अपने समान ही समझता था, इसलिए उन्होंने दरबार में सिजदा और पैबोस शुरू कर दिया कि अगर कोई भी
राजा के सामने आएगा वो सर झुकाएगा और दंडवत प्रणाम करेगा, जिससे हम पैबोस कहते हैं। और एक प्रथा थी, चूंकि बलबन फारसी रीति रिवाजों से बहुत प्रभावित थे, तो उन्होंने एक फारसी रीति रिवाज था नवरोज। नवरोज उत्सव भी बलबन के द्वारा ही स्थापित किया गया। तो क्या क्या बलबन के द्वारा स्थापित किया गया? रक्त एवं लौह की नीति, जो कि कठोर नीति थी, राजत्व का सिद्धांत, सिजदा और पैबोस राज दरबार में स्थापित किया, और एक त्योहार जो कि फारसी त्योहार है, नवरोज प्रथा पर इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नवरोज बलबन के द्वारा ही स्थापित हुआ। आगे है एक यहाँ पे है कि सिजदा तथा पैबोस प्रथा को अपने दरबार में किसके द्वारा स्थापित किया गया? बलबन के द्वारा। अभी हमने देखा सिर झुकाना और पैर से दंडवत प्रणाम करना। आगे है बलबन ने किस नाम से सैन्य विभाग की स्थापना की? सैन्य विभाग दीवाने अर्ज के नाम से स्थापित हुआ। चूंकि अभी प्रश्न आए कि सैन्य विभाग किसके द्वारा सबसे पहले स्थापित किया गया, तो वह था बलबन के द्वारा दीवाने अर्ज नाम से। हम जानते हैं कि बलबन किसी भी तरीके से ये नहीं सोचते थे कि हम राजा से बड़ा कोई दिखे, और शासन प्रशासन को मजबूती देने के लिए एक शासन व्यवस्था तो होनी चाहिए, एक सैन्य व्यवस्था तो होनी चाहिए। तो सबसे पहले सैन्य विभाग किसके द्वारा स्थापित किया गया? दीवाने अर्ज नाम से बलबन के द्वारा। आगे है गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? गुलाम वंश के अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स थे। तो आप इसको याद रखिए। इसके बाद खिलजी वंश की स्थापना हो जाती है गुलाम वंश के बाद। यहाँ पे एक नोट है, हमने इसको पहले देखा ही है, तो हमने बलबन के बारे में बहुत महत्वपूर्ण है जो कि हमने देखा। उन्होंने उलूग खां की उपाधि भी धारण की थी। उलूग खां रक्त एवं लौह की नीति अपनाए, सजदा और पैबोस शुरू किया, नवरोज प्रथा शुरू किए, राजत्व के सिद्धांत को लाया। तो ये सब हमने देखा। तो इस लेक्चर को हम जैसे हम देखते हैं महत्वपूर्ण क्या है। सबसे पहले अगर गुलामों में देखा जाए, गुलाम वंश में, तो इल्तुतमिश के द्वारा दो महत्वपूर्ण शासक हुए हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को तो प्रशासन को शुरू करने में ही समय लग गया, इसीलिए वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। और बलबन जो कि सत्ता के एकदम पीक पर पहुंच गए, उन्होंने जब शासन व्यवस्था स्थापित हो गई तो उसको बनाए रखने के लिए, देखो सत्ता एक बार स्थापित हो जाती है लेकिन उसको हमेशा के लिए बनाए रखने के लिए एक सैन्य व्यवस्था तो चाहिए ही, तो इसलिए उन्होंने सैन्य विभाग की स्थापना की। इल्तुतमिश के द्वारा शासन प्रशासन को मजबूत किया गया। इल्तुतमिश के कार्य क्या क्या हैं कि उन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया। सबसे पहले शुद्ध अरबी के सिक्के, चांदी का टंका चलाते थे और तांबे का जीतल। इल्तुतमिश के द्वारा चांदी का टंका और तांबे का जीतल, ये जो सिक्के चले जो कि अरबी सिक्के थे, चांदी का टंका और तांबे का जीतल इल्तुतमिश के द्वारा शुरू किया गया। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली शुरू की, तुर्क के चहलगानी की स्थापना की और दिल्ली में अमीरों का भी दमन किया। उन्होंने कहा ऐसे नहीं होने चाहिए कि जो सत्ता को ही दबाएं। वहीं हमने बलबन का देखा कि उन्होंने उलूग खां की उपाधि धारण की, रक्त एवं लौह की नीति अपनाई, राजत्व का सिद्धांत दिया, सजदा एवं पैबोस शुरू किया, नवरोज प्रथा शुरू की और सैन्य विभाग स्थापित किया। तो दो महत्वपूर्ण है इल्तुतमिश और बलबन, जो कि शासन को बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनाते हैं। तो जो कि चूंकि हम महेश रावल सर की NCERT पुस्तक से कवर कर रहे हैं, तो इसमें जितना दिया है प्रश्नों के माध्यम से हमने कवर किया। तो इस लेक्चर को हम जो कि गुलाम वंश से संबंधित था यहीं पर समाप्त करते हैं। गुलाम वंश कब से कब तक था? 1206 ईस्वी से लेके 1290 ईस्वी तक, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक से लेके क्यूमर्स तक था। अंतिम शासक क्यूमर्स थे जो कि 1290 ईस्वी तक चला। इसके बाद खिलजी वंश की स्थापना होती है। तो इस लेक्चर को हम यही समाप्त करते हैं जो कि गुलाम वंश से संबंधित था। थैंक यू वेरी मच।